नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान स्कूल डायरी। मैं हूं आपका अपना साथी और आज की इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में शुरू होने जा रहे जनगणना कार्य 2026 के बारे में। दोस्तों, अगर आप परगणक हैं, पर्यवेक्षक हैं, शिक्षक हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या आपको जनगणना ड्यूटी लगी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस पूरी पीडीएफ के हर आदेश को आसान भाषा में समझेंगे जो कि जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जारी किया गया है। मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना फील्ड कार्य हेतु दिशा निर्देश हैं। कब क्या करना है, कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, SEID क्या है, HLO ऐप कैसे चलाना है, परिवार में किसे शामिल करना है और किसे नहीं, और सबसे बड़ी बात, अगर कोई मकान बंद मिले तो क्या करना है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो राजस्थान स्कूल डायरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको शिक्षा विभाग, जनगणना, सरकारी आदेश और कर्मचारियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनगणना कार्य क्यों ज़रूरी है। साथियों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जनगणना सिर्फ एक सामान्य सर्वे नहीं है, ये देश का सबसे बड़ा प्रशासनिक कार्य माना जाता है। सरकार की योजनाएं, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, राशन, बजट सब कुछ जनगणना के आंकड़ों पर निर्भर करता है। तो पीडीएफ में साफ लिखा गया है कि जनगणना में रीटेक यानी दोबारा मौका नहीं मिलता। अगर एक परिवार छूट गया, एक मकान छूट गया या गलत एंट्री हो गई तो उसका असर सीधे सरकारी रिकॉर्ड पर पड़ेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि जल्दबाजी में किया गया सर्वे सही परिणाम दे सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए विभाग ने बार बार गुणवत्ता और सत्यापन पर जोर दिया है। अब बात करते हैं पहले चरण की। 16 मई से 18 मई 2026 तक परगणकों को अपने ब्लॉक का भ्रमण करना है। मतलब आपको अपने पूरे क्षेत्र को समझना होगा। अब यहाँ कई लोगों का सवाल आता है, सर ब्लॉक समझ नहीं आए तो क्या करें। देखिए, पीडीएफ में साफ निर्देश है कि यदि किसी प्रकार का संदेह हो तो तुरंत पर्यवेक्षक से संपर्क करें। लेआउट मानचित्र बनाना। अब सबसे महत्वपूर्ण काम आता है कि नक्शा बनाना। आपको अपने क्षेत्र का लेआउट मैप तैयार करना है, जिसमें शामिल होंगे सड़कें, गलियां, नदी, नाले, खेत, मैदान, प्रमुख स्थान और सभी भवनों को चिन्हित करना है। अब कई लोग सोच रहे हैं, क्या साधारण नक्शा चलेगा? जी हाँ, लेकिन नक्शा इतना स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति देखकर पूरा समझ सके। अब आते हैं कि भवन नंबरिंग पर। हर भवन को नंबर देना है, जिसे उदाहरण दिया गया है JB12 और जनगणना भवन 12 मतलब, और साथ में ये भी लिखना है कि उस भवन में कितने जनगणना मकान हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है कि अगर एक ही भवन में 3 परिवार रहते हों तो क्या होगा। तो दोस्तों, भवन एक रहेगा लेकिन जनगणना मकान अलग अलग गिने जाएंगे। दोबारा सुन लें, भवन नंबर एक हो सकता है लेकिन मकान नंबर अलग ही होगी। अब आते हैं सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल, SEID आखिर क्या है। देखिए, परिवार द्वारा पहले से भरी गई जानकारी को पहचानने के लिए SEID का उपयोग किया जाएगा। इसलिए हर परिवार को कहा गया है कि अपनी SEID सुरक्षित रखें। अब सवाल आता है कि अगर परिवार के पास SEID नहीं हो तो क्या करें। आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पीडीएफ में साफ लिखा है कि यदि SEID उपलब्ध नहीं हो तो सारी जानकारी पूछकर नई एंट्री करनी होगी। अब बात आती है कि
19 मई से 12 जून तक क्या करना है। अब शुरू होगा असली फील्ड कार्य। HLO मोबाइल ऐप, सबसे पहले HLO ऐप खोलना है और ध्यान रखिए कार्य शुरू करने से पहले रिफ्रेश बटन जरूर दबाना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो बिना रिफ्रेश किए सीधे काम शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी गलती बाद में डेटा सिंक समस्या पैदा कर सकती है। मकान और भवन की एंट्री। अब आपको ऐप में दर्ज करना है कुल भवन संख्या, कुल जनगणना मकान संख्या। अगर बाद में नया मकान मिले तो संशोधन किया जा सकता है। अब एक सवाल, अगर गलती से कोई मकान छूट जाए तो इसलिए विभाग ने पुनः भ्रमण और सत्यापन की व्यवस्था कर रखी है। हर जनगणना मकान को ऐप एक नंबर देगा। उदाहरण के लिए जनगणना मकान 0027। इस नंबर को मकान के प्रवेश द्वार पर लिखना है। अब कई लोग पूछते हैं क्या मार्कर से लिखना है। सामान्यतः विभागीय निर्देशानुसार निर्धारित तरीके से लिखना है ताकि नंबर साफ दिखाई दे। डेटा सत्यापन सबसे महत्वपूर्ण है। वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है डेटा वेरिफिकेशन। यदि ऐसी आईडी मिल जाती है तो सब पहले से भरी जानकारी परिवार को पढ़कर सुनानी है और पूछना है क्या ये जानकारी सही है। अगर कोई गलती हो तो सुधार करना है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बिना पूछे अनुमान से जानकारी भरनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। PDF में साफ लिखा है कि कोई भी जानकारी अनुमान से नहीं भरनी है। अब बात करते हैं डेटा सिंक पर। कुछ रिकॉर्ड भरने के बाद नियमित रूप से डेटा सिंक करते रहना है। क्यों? क्योंकि अगर मोबाइल ख़राब हो जाए, नेटवर्क की समस्या आ जाए तो डेटा सुरक्षित रहना चाहिए। 19 मई को 4 से 5 एंट्री करके पर्यवेक्षक को जांच हेतु सूचित करना भी जरूरी है। 4 से 5 प्रविष्टियाँ करें और पर्यवेक्षक को एक बार सूचित कर दें। पहले जनगणना मकान की प्रविष्टि कभी नहीं हटाएं। सबसे बड़ी गलती कौन सी नहीं करनी है कि PDF में खास निर्देश है, पहले भवन के पहले जनगणना मकान की एंट्री डिलीट नहीं करनी है। अब कई लोग गलती से रिकॉर्ड डिलीट कर देते हैं। ऐसी गलती पूरे ब्लॉक की क्रम संख्या बिगाड़ सकती है, इसलिए सावधान रहिए, ऐसी गलती मत करें। 12 जून से 14 जून तक क्या होगा? अब अंतिम चरण आता है। इस दौरान आपको पूरा ब्लॉक दोबारा चेक करना है। अगर कोई मकान बंद मिला था तो कम से कम 3 बार संपर्क करना ज़रूरी है। अब सवाल आता है कि अगर 3 बार जाने के बाद भी मकान बंद मिले तो क्या करें? ऐसी स्थिति में पड़ोसियों से पूछताछ और विभागीय प्रक्रिया अपनानी चाहिए। परिवार में किसे शामिल करना है? अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला विषय है। शामिल करें जो सामान्य रूप से वहीं रहते हैं, जो अस्थायी रूप से बाहर गए हैं शामिल नहीं करें। मेहमान, अस्थायी आगंतुक, दूसरे शहर में स्थायी रूप से रहने वाले सदस्य। अब सवाल आता है कि अगर कोई बच्चा पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहता हो तो उसकी गणना उसके सामान्य निवास पर होगी। राशन कार्ड और आधार जरूरी है क्या? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। PDF में साफ लिखा है कि परिवार के सदस्यों की संख्या का मिलान राशन कार्ड या आधार से होना जरूरी नहीं है। मतलब जनगणना का आधार सामान्य निवास है, दस्तावेज नहीं। विदेशी नागरिकों का क्या? अब ये सवाल बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर कोई विदेशी नागरिक सामान्य रूप से उस क्षेत्र में रह रहा है तो उसे राजनयिक दर्जा नहीं है, तो उसे भी जनगणना में शामिल किया जाएगा। पर्यवेक्षक के कार्य। अब बात करते हैं कि सुपरवाइजर के क्या क्या कार्य होने वाले हैं। उनका काम सिर्फ बैठकर निगरानी करना नहीं है,
उन्हें ब्लॉक भ्रमण करना है, कोई क्षेत्र छूटे नहीं ये सुनिश्चित करना है, नक्शे जांचना है, डेटा चेक करना है, कार्य की गति पर भी निगरानी रखनी है। अब मैं पूछना चाहता हूँ, अगर सुपरवाइजर सही तरीके से जांच नहीं करे तो क्या होगा? पूरे डेटा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। महत्वपूर्ण सावधानियाँ। दोस्तों, कुछ बातें हमेशा याद रखें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करें। हर प्रश्न पूछना बहुत ज़रूरी है। सही विकल्प चुनना भी ज़रूरी है। अनुमान नहीं लगाना है। सभी सामान्य निवासियों को शामिल करना है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आपके क्षेत्र में जनगणना प्रशिक्षण शुरू हो चुका है? क्या आपको HLO ट्रेनिंग मिल गई है? क्या आपको SCID प्रक्रिया समझ आ गई है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल है, जैसे ऐप लॉगिन की समस्या, SCID एरर, भवन नंबरिंग, डेटा सिंक, परिवार चयन, तो कमेंट ज़रूर करें। हम आपके कमेंट का जवाब अगली वीडियो में ज़रूर देंगे। तो साथियों, आज की वीडियो में हमने पूरी PDF को आसान भाषा में विस्तार से समझा है। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथी कर्मचारियों तक भी शेयर करें और राजस्थान स्कूल डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ आपको शिक्षा विभाग, जनगणना, सरकारी योजनाएं, आदेश और कर्मचारियों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिलती है। धन्यवाद। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।